हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आ गए हम फिर से एक नया सैम्पल पेपर लेकर। तो ये सैम्पल पेपर भी आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अब तो एग्जाम्स के लिए बिल्कुल कम समय बचा है। तो आप अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि हम अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। पेपर किस पैटर्न में आ रहा है, इस पैटर्न को हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार सैम्पल पेपर के थ्रू। इससे पहले हम आपके लिए 2 सैम्पल पेपर ला चुके हैं, जिसमें हम पूरी तरह डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, क्या है। और अगर आपसे वो चीज़ नहीं भी छूट गई है या कुछ है, तो ये सैम्पल पेपर में आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि जब हमें पेपर मिलेगा तब से लेकर और एंड में लिखने तक हमें, यानी कि जब हमारा पेपर एंड होगा 12:30 तक, तब तक हमें करना क्या है, हम सभी कुछ आपको बताएंगे। प्लस टाइम मैनेजमेंट, कि आपको टाइम कैसे, क्योंकि समय कम है, रिटन वर्क ज़्यादा है, अगर आप टाइम को मैनेज करके नहीं चलेंगे तो आपको इसमें तकलीफ हो सकती है। सभी कुछ हम यहाँ पर बताएंगे। तो जल्दी 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 आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दीजिए कि जो है आपका लाइव स्टार्ट हो चुका है, हम उसको देखेंगे। तो अब यहाँ पर जो हम सबसे पहले करेंगे वो चीज़ें, कुछ पॉइंट्स जो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने हैं। वो चीज़, पहली चीज़ कि जब आपका पेपर स्टार्ट होगा, यानी कि आपकी टाइमिंग है मॉर्निंग 10:30। अब 10:30 से आपको 15 to 20 मिनट बिफोर आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ये आपका रीडिंग टाइम रहेगा। रीडिंग टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश वगैरह नहीं है, तो हमारा वहाँ पे टाइम बच रहा है। तो अब इस टाइम को हम कैसे करेंगे, तो आपके मतलब आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 to लेकर 8th तक सारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अब आपको पढ़ना है और वो सभी क्वेश्चंस आपको जो है समझ लेने हैं कि हमें ये क्वेश्चन करना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 3 क्वेश्चन दिए हैं, 2 करने हैं, तो आपको वो 2 छांट के रखने हैं कि हम 2 कौन से करेंगे। फिर से 2 क्वेश्चन में, 3 में, 4 में, 5 में, हर जगह आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा प्रश्न करना है, कौन सा नहीं करना है। ये चीज़ आपको रीडिंग टाइम के अंदर कर लेनी, क्योंकि बाद में अगर आप ये करोगे तो आपका टाइम जाएगा, आपको टाइम बचाना है। इसलिए अब आते हैं आपका ये जो प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, का और खा में। का आपका लिटरेचर है, खा आपका जो है लेखन कार्य है। खा में आपका ज़्यादा समय लगना है, क्योंकि उसमें अनुच्छेद, पत्र, सूचना, विज्ञापन और आपका लघु कथा है, तो रिटन वर्क वहाँ पे ज़्यादा है। तो आप ये कोशिश करिए मैक्सिमम 45 मिनट्स स्टार्टिंग के, यानी कि 10:30 आपका रिटन स्टार्ट होगा, 11:15 क्या 11 तक ही आपको अपना लिटरेचर खत्म कर लेना है। मैक्सिमम 11:15 लीजिए, यानी कि 45 मिनट, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने लिटरेचर पे ज़्यादा वक्त दिया तो आपका रिटन वर्क, लेखन कार्य छूट जाएगा। फिर उसके बाद आपको लेखन कार्य पे आना है, लेकिन वहाँ पे भी आपको आराम से काम नहीं करना है, फटाफट स्पीड बिल्डअप करके फट 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 सारा काम करना है। फिर उसके बाद हम आते हैं, हमारा क्या काम है, शब्द लिमिट, यानी कि जो वर्ड लिमिट्स हैं वो हर क्वेश्चन के साथ दी गई हैं, उनको ध्यान में रखकर काम करना है। ठीक है। अब आपके साथ जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, अब क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिलेगा आपको करना क्या है, जैसे ही मिलेगा आपको सबसे पहले जो देखना है वो देखना है आपका हिंदी बा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, और आपका कोड, ये चीज़ आपके लिए कंपल्सरी है। कोड, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी में आपके 2 कोर्स चलते हैं, ए और बी, उसमें आप कहीं कहीं आपको गलत पेपर या कुछ समथिंग ना मिल जाए, तो उसी हिसाब से आपको काम करते हुए चलना है। कोड चेक करते ही आपके पास आ रहा है निर्धारित समय 2 घंटे हैं, पूर्णांक आपका 40 है, यानी कि 40 मार्क्स का आपका पेपर है पूरा। अब आते हैं आपके सामान्य निर्देश। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पेपर में आपके पास ये इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, खास तौर से सारे ही पेपर में आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ लिखे ही गए हैं आपके पढ़ने के लिए, और पढ़ेंगे तभी आप इनको फॉलो करेंगे। तो कहीं पर भी नहीं छोड़िएगा, अंदर सारे क्वेश्चंस में भी अपने अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उन्हें भी पढ़ना है, प्लस ये जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं ये भी पढ़ना है। क्या दिया है, खंड, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, का और खा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि का और खा 2 खंड दिए गए हैं। का आपका लिटरेचर, आपकी जो बुक है स्पर्श और संचयन, उससे दिया गया है। खा आपका लेखन कार्य है। फिर आते हैं खंड का में कुल 3 प्रश्न हैं, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 प्रश्न में आपको, पहले प्रश्न में स्पर्श का काव्य खंड, दूसरे में गद्य खंड, और तीसरे में आपकी बुक संचयन के प्रश्न आएंगे। इंटरनल हैं, आगे अंदर जो भी निर्देश दिए हैं उसी हिसाब से आपको उतने क्वेश्चन करने हैं, उतने वर्ड लिमिट लेकर चल रहे हैं।
फिर आते हैं खंड खा में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, निर्देशों का पालन करते हुए इनके उत्तर दीजिए। खंड खा में आपके पास 5 प्रश्न हैं, अनुच्छेद, पत्र, सूचना, विज्ञापन, लघु कथा, ये 5 प्रश्न दिए गए। इन सभी में अंदर विकल्प हैं, यानी कि ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उन ऑप्शंस को देखते हुए हमें सारे कार्य करने हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 8 है, 3 आपके का में है, 5 खा में है, तो टोटल मिला के 8 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए यथासंभव क्रमानुसार उत्तर दीजिए। क्रमानुसार को आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको सीक्वेंस में ही काम करना है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में जो पहला खंड है का, तो आपके आंसर शीट में भी पहला का होना चाहिए, फिर प्रश्न संख्या 1, 2, 3, फिर आपका जो खा आएगा 4, 5, 6, 7, 8, इसी सीक्वेंस में आपका काम होना चाहिए। बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप पहले खंड खा कर लीजिए, हम खंड का बाद में करेंगे, ऐसा नहीं करिएगा। सीक्वेंस जो आपका क्वेश्चन पेपर का सीक्वेंस है वही आपकी आंसर शीट का भी सीक्वेंस होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो चलिए, ये आपका इंस्ट्रक्शन हो गए। हर क्वेश्चन के अंदर इंटरनल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको भी पढ़ेंगे। अब शुरू होता है हमारा खंड का। क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। यानी कि जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें आपको 2 प्रश्न करने हैं, यानी कि दिए 3 हैं, आपको करने 2 हैं। इनकी वर्ड लिमिट 25 to 30 वर्ड्स हैं, इससे कम नहीं और इससे ज़्यादा नहीं आपको बढ़ना है, क्योंकि एक्सेस लिखने का कोई मतलब नहीं। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं। 2 नंबर है, 2 ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा बढ़ना नहीं है और फालतू की ज़्यादा चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 का पहला का, यानी कि अवध की सत्ता शहादत अली को सौंपने से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? अंग्रेजों ने शहादत अली को गद्दी पर बैठा दिया और वजीर अली को हटा दिया, इससे अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? भाई, शहादत अली तो अंग्रेजों का ही पिट्ठू था, तो जाहिर सी बात है इसमें अंग्रेजों को ही फायदा था। उनको एक्स्ट्रा धन एक तो मिला, दूसरा वहां पर अंग्रेजों की सत्ता जिसे वजीर अली ने साफ कर दिया था उनके, क्योंकि वो शहादत अली उन्हीं के अंडर काम कर रहा था, तो एक तरीके से अंग्रेजों की सत्ता वहां पर फिर से कायम हो गई थी। तो इसमें क्या क्या फायदे हैं इनको आप पॉइंट वाइज दे सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है, अंग्रेजों ने कंपनी के शासन की राह में बाधा बने वजीर अली को शक्तिहीन कर दिया था, ये ठीक है, क्योंकि उसे सत्ता से हटाया, शक्तिहीन कर दिया। अंग्रेजों को अवध की आधी जायदाद और दौलत के अलावा 10 लाख रुपए नगद में मिले थे। मतलब अब शहादत अली ने ये रिश्वत के तौर पर अंग्रेजों को दिया था कि मुझे आप गद्दी पर बैठा लोगे तो मैं आपको इतना दूंगा। ये चीजें जो है शहादत अली ने उनको दी थी। अंग्रेजों को अनेक सुविधाएं मिली। अब जब पहले क्या था, अवध में अंग्रेज आते थे तो वजीर अली के शासन में उनको इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, अब शहादत अली के होने पे उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिलने लगी थी। शहादत अली अंग्रेजों का चाटुकार था, वह अंग्रेजों की किसी बात का विरोध नहीं कर सकता था। इस तरह अवध पर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का ही शासन हो गया था। मतलब अब उसको सत्ता प्राप्त ही अंग्रेजों की कृपा से हुई थी, तो जाहिर सी बात है उसे अंग्रेजों की हर एक बात माननी थी, तो उनका अपोज करता ही नहीं था, वो किसी तरीके में उसका विरोध नहीं करता था। तो यहां पर क्या हुआ कि एक तरीके से इनडायरेक्टली वहां पर अंग्रेज ही शासन चला रहे थे। बैठा गद्दी पे शहादत अली जरूर था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वहां पर अंग्रेजों का ही शासन चल रहा था, तो ये अंग्रेजों को ये फायदा हुआ था वहां पर। अगले प्रश्न पर आते हैं। टी सेरेमनी में लेखक ने क्या देखा? जब टी सेरेमनी में गए हमारे लेखक, तो वहां क्या क्या हुआ था? काफ़ी लंबी इमारत थी, सबसे ऊपर एक कुटिया बनी थी, वहाँ गए, वहाँ पर उन्होंने बाहर पात्र में हाथ पैर धोया, फिर चीज़ां वहाँ अंदर जो मिले उनको प्रणाम किया, वहाँ बैठे, वहाँ शांति में इतनी शांति थी कि पानी भी उबल रहा था तो उसकी भी आवाज़ आ रही थी। तो सभी कुछ जो टी सेरेमनी में वहाँ पर हुआ आपको वो यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए क्या क्या हुआ था। लेखक अपने मित्र के साथ टी सेरेमनी में गए। जापान में चाय पीने की इस विधि को चानोजू कहते हैं। इसकी व्यवस्था एक 6 मंजिली इमारत के ऊपर पर्णकुटी में की गई थी। पर्णकुटी के बाहर एक बेढप सा मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था। वो उसके पानी से लेखक ने हाथ पैर धोए, तौलिए से हाथ पोंछकर वे अंदर गए। चाजीन ने झुककर उनका स्वागत किया। अंगीठी सुलगाई गई। चायदानी में चाय बनने के लिए रखकर बर्तनों को तौलिए से साफ किया गया। बड़े ही गरिमापूर्ण ढंग से चाय बनाकर उनके सामने परोसी गई। ये सभी क्रियाएं लेखक के अंदर उत्साह का संचार कर रही थी। तो टी सेरेमनी यानी कि वहां पहुंचने से लेकर चाय बनाने तक का जो प्रोसीजर था
वो पूरा ही आप यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि गा पे। मनुष्यता कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने कौन सी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, यानी कि अच्छी मृत्यु किस लिए कहा है कि मतलब ऐसा हमें परोपकार करते हुए मृत्यु, यानी मृत्यु के बाद भी हमको याद, हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि उसे हमारी मृत्यु के बाद भी याद रखा जा सके, ऐसी ही मृत्यु को सुमृत्यु बताया है। मतलब हमारी जान भी जाए तो ऐसा कि जहां पर हम दूसरों का भला करते हुए हमारी मृत्यु हो। कवि ने उस मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जो मृत्यु परोपकार करते हुए हो, यानी कि दूसरे की हेल्प करते हुए, तथा जिस मृत्यु को सभी याद रखें। मतलब हम मृत्यु को तो प्राप्त हो जाए और बाद में भी हमारी जय जयकार हो, लोग हमें अच्छे तरीके से याद करें। परोपकारी मनुष्य की कीर्ति समस्त संसार में गूंजती है। मृत्यु होने के बाद भी आदर तथा सम्मान के साथ उस परोपकारी मनुष्य को याद किया जाता है। मतलब हमने अपने जीवन का बलिदान दूसरों का भला करते हुए अगर कर दिया तो क्या होगा, लोग लंबे समय तक हमको याद करते रहेंगे, और ऐसी ही मृत्यु क्या कहलाती है, सुमृत्यु कहलाती है। तो यहाँ हमारा प्रश्न संख्या 1 समाप्त हो गया। 3 प्रश्न थे, 3 में से आपको 2 करने थे। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पे। 2 में फिर आपके साथ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। क्या है, निम्नलिखित 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 60 से 70 शब्दों में दीजिए। अब आपको क्या करना है, इस प्रश्न में 60 से 70 शब्दों में आपको प्रश्न देना है, किसमें, 2 में से किसी एक को। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। जापानी लोगों के मानसिक रोगी होने का क्या कारण है, यानी कि अब इस पूरे व्याख्यान के में बताना है कि जापानी लोग इतना ज्यादा मानसिक रोगों के शिकार क्यों हो रहे हैं, क्या कारण। तो हमने बताया था आपको कि ये प्रतिस्पर्धा के कारण होता है, यानी कि हम कॉम्पिटिटिव भावना इतनी है कि हम महीने भर का काम जो है एक दिन में कर लेना चाहते हैं। इससे हमारा दिमाग बहुत, उन लोगों का दिमाग जो है बहुत ज़्यादा काम करता है, इतना ज़्यादा काम करता है कि उसमें स्ट्रेस आ जाता है। तो क्या है, जापानी लोगों के मानसिक रोगी होने के विभिन्न कारण हैं। जापान में आगे बढ़ने की होड़ लगी है। यद्यपि जापान की तकनीकी क्षेत्र में कामयाबी पाई है, परंतु अन्य क्षेत्रों में वह अमेरिका से पीछे है, जिस कारण यहाँ के लोगों को मानसिक तनाव अधिक झेलना पड़ता है। वे महीने भर का काम एक दिन में निपटाना चाहते हैं और जरूरत से ज्यादा अपने दिमाग पर जोर लगाते हैं। यहाँ की दिनचर्या इतनी तेज है कि किसी को किसी से बात करने का समय नहीं है। लोग अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, वे आपस में ही बात करते हैं, मानसिक संतुलन खो रहे हैं। वे लोग अकेले में बड़बड़ाते हैं, अजीब हरकतें करते हैं एवं लोगों से अलग थलग रहते हैं। जीवन की आपाधापी में एवं जरूरत से अधिक काम के बोझ के कारण वे जीवन को संतुलित रूप से चलाने में अक्षम हैं, अतः वे मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। तो क्या होता है, बहुत ज्यादा होंगे, हम लोगों से कटते जाते हैं, हमारा सोशल कनेक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। यही कारण है कि जापानी लोगों का जो सोशल बाउंडिंग है वो समाज के साथ इतनी नहीं होने के कारण वो अपने आप में ही रहते हैं। तो अपने आप में ही रहेंगे, जब हम दूसरों से अपनी बात कहेंगे नहीं, दूसरों की समझेंगे नहीं, तो क्या होगा, हमारे लिए हमारी दुनिया सिर्फ हमारे दिमाग तक ही सीमित, जो हम सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, हमारे लिए उतनी हो जाती है, हम और उससे परे सोचने ही नहीं पाते। तो यही मानसिक तनाव का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगला है खा हमारे पास में, वजीर अली सच्चे अर्थ। अब अथवा है ना, दोनों में से आपको एक करना है। ये इस जो प्रश्न संख्या 2 था, इसमें 2 में से एक करना था। वजीर अली सच्चे अर्थों में जाबाज सिपाही था कथन की पुष्टि कीजिए, यानी कि वो एक जाबाज सिपाही था, आपको ये कथन के हिसाब से बताना है। अब ये कई जगह ये चीज़ हमने देखी, पाठ के अंदर कई जगह हुई। एक तो देखिए, पूरा खेमा अंग्रेज़ों का जंगल में पड़ा हुआ था और उसी जंगल में वजीर अली था, मगर ढूंढ नहीं पा रहा था उनको, ये चीज़। फिर दूसरा, आप वहाँ पर देखोगे कि जब वो कारतूस लेने आता है एक सिपाही बनकर, अंग्रेज़ों के जो उसको पकड़ने के लिए बैठे उन्हीं के खेमे आता है, उन्हीं के यहाँ से कारतूस लेकर चला जाता है, एंड में अपना नाम बता के भी जाता है। तो ऐसे कहानी के अंदर बहुत सारे वाक्य हैं, तो आप उसको यहाँ पर बता सकते हो, या तो सारे वाक्यों को आप एक एक लाइन में करके आप एक्सप्लेन कर दो, या कोई एक वाक्य को आप डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, तो ये आपका काम हो जाएगा।
कैसे, देखिए, वजीर अली सही मायनों में जाबाज सिपाही था। वह अत्यंत वीर, पराक्रमी एवं साहसी योद्धा था। अच्छा, एक वकील को भी जो मारा था अंग्रेजों के, वो भी आप बोल सकते हैं। अब अवध के नवाब आसिफ-उद-दौला का बेटा था। जब वह अवध के तख्त पर बैठा तो मात्र 5 महीने में अवध को अंग्रेजों से मुक्त कर दिया। उसकी अंग्रेजों के विरुद्ध नीतियों से तंग आकर अंग्रेजों ने उसे हटाने का षड्यंत्र कर हराया और उसके पिता के भाई शहादत अली को नवाब घोषित कर दिया। पर फिर भी वजीर अली ने इस विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी तथा हमेशा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ता रहा। वह अंग्रेजी शासन को पसंद नहीं करता था। उसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों की गुलामी ना करके उन्हें अपने देश से बाहर निकालना। उसकी इन विशेषताओं के कारण हम उसे सच्चा देशभक्त और जाबाज सिपाही कह सकते हैं। साथ ही साहस, पराक्रम और बुद्धिमत्ता से भरपूर उसका व्यक्तित्व तथा कुशल शासक की नीतियां अर्थात साम दाम दंड भेद आदि से भी वह भली भांति परिचित था। तो किस तरीके से हमने बताया ना कि कई ऐसे वाक्य हैं। अब जैसे वो जब गद्दी पे बैठा तो 5 महीने के अंदर पूरे अवध को उसने अंग्रेजों से साफ कर दिया था। तो इसलिए अंग्रेज घबराए थे, बस चाहते थे कि किसी तरह उनकी सत्ता बनी रहे। तो यहाँ पर आप सभी वाक्यों को भी हमने जैसे बताया कि कई वाक्य बता सकते हैं या एक ही वाक्य से आप उसी को डिटेल में क्लियर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ये इतनी फ्रीडम देता है कि आप इसको अपनी तरीके से एक्सप्लेन करें। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में। ये हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका संचयन से लिया गया है। पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के किन्हीं 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर आपको देने हैं। अब आपके सामने 3 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं संचयन से, जिसमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न आ रहा है, टोपी और इफ़न की दादी का एक अटूट रिश्ता था। टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। टोपी एक ऐसा बच्चा था जो अपने घर में अकेला था, मतलब वहां पे उसको कोई सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं था, और उसे अगर ये अपनापन सब कुछ जो मिला वो उसके बेस्ट फ्रेंड इफ़न की दादी से मिला। दादी से उसको, अब यहाँ पर 2 अलग अलग धर्म थे, लेकिन यहाँ पर रिश्ता पूरी तरीके से भावनात्मक तौर पर बंधा हुआ था। तो यहाँ पर धर्मों को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं था। यहाँ पर इफ़न के लिए, इफ़न के घर जब टोपी जाता था तो पूरा घर ही उसका गुलजार था। क्यों? क्योंकि जब तक इफ़न की दादी थी, जब दादी की मृत्यु हो जाती तो वो पूरा घर लोगों से भरा है, लेकिन उसके लिए वो घर बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो यहाँ दादी के साथ उसका एक बहुत ही अटूट रिश्ता था। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे तो कोई रिश्ता नहीं था अगर आप देखोगे तो, लेकिन वो रिश्ता यहाँ पर बनाया गया था, भावनाओं के तौर पर निर्मित किया गया था। टोपी और इफ़न की दादी का आपस में रिश्ता मजहब और जाति की दीवारों से काफी ऊंचा था। दोनों में अलग सा लगाव, अपनापन एवं प्यार था। उनके रिश्ते को धर्म के सौदागर नहीं समझ सकते। टोपी शुद्ध हिंदू ब्राह्मण था और दादी 5 वक्तों की नमाज अदा करने वाली मुस्लिम स्त्री थी। देखिए, दोनों अपने धर्म के पाबंद थे। साधारणतः लोग समान आयु और समान धर्म मानने वालों के बीच ही रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अब देखिए, इन्होंने यहाँ आयु समान है, टोपी एक छोटा बच्चा है, दादी वृद्ध हैं, धर्म भी एक नहीं है। तो यहाँ पर न धर्म एक है न आप आयु एक है, लेकिन तब भी वो रिश्ता था। परंतु टोपी और दादी के बीच दादी पोते का ऐसा मानवीय रिश्ता था जो धर्म, संप्रदाय, उम्र से भी बड़ा था। यानी कि ना वहाँ धर्म मायने था और ना ही उम्र का कोई मतलब था। इफ़न की दादी को हिंदुस्तान की मिट्टी से लगाव था। उन्हें पूर्वी बोली, दूध, दही, घी का खान पान, नाच गाना आदि काफी पसंद था। टोपी हिंदू बालक था, उसे दादी की कहानियां सुनना, समझना, बातें करना अच्छा लगता था। वह अपनी माता से मार खाकर भी दादी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता था। मतलब घर में इफ़न के घर वो जाता था टोपी, तो इसके लिए उसके घर में उसको बहुत मार और डांट पड़ती थी, लेकिन तब भी वो उनके घर जाना नहीं छोड़ता था। दोनों ही एक दूसरे के सुख दुख को बांटते और दादी उसे समझाती। इंसानियत से बढ़कर कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। यह टोपी और इफ़न की दादी के बीच की आत्मीयता से पता चलता है। मतलब रिश्ते हम दिलों से बनाते हैं। मान ली ऐसा हम देखिए, बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं, लेकिन हमारा अगर उनसे इज्जत नहीं है, लगाव नहीं है, तो फिर उन रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता। बात यहाँ चलती है कि मान ली खून का रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन तब भी
क्या है, एक भावनात्मक तौर पे, यानी कि रिश्ता सच्चा वही होता है जिसे हम मानवीय कसौटियों पर, आत्मीय कसौटियों पर हम जिन्हें बनाते हैं। और यही रिश्ता किसके बीच में था, टोपी और इफ़न की दादी के बीच में। इसीलिए इसे अटूट रिश्ता कहा गया था, क्योंकि ये दोस्ती के बिल्कुल परे रिश्ता था, आप देखेंगे, क्योंकि वो अपनी दादी को छोड़ के इफ़न की दादी को ज़्यादा पसंद करता था, उनसे ज़्यादा लगाव रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है, सुमित एक मेधावी छात्र था, परंतु परीक्षा के समय से कुछ दिन पहले ही तबीयत बिगड़ गई। बिगड़ जाने के कारण वह परीक्षा में पास ना हो सका। साथ ही छात्र छात्राओं के द्वारा मजाक बनाए जाने के कारण अब वह पहले जितने आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता था। तो अब क्या हुआ, आपके सामने एक घटना प्रस्तुत करी गई कि एक बच्चा है और वो जो है पहले बहुत मेधावी था, तबीयत बिगड़ी तो नहीं दे पाया और लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे, जिसके उसका कॉन्फिडेंस हिल गया। अब इस पर आधारित प्रश्न हमारे सामने है, क्या आपको लगता है कि टोपी को भी समान भावनात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ा था? क्या टोपी को भी जैसा कि सुमित को करना पड़ा था, क्या सेम ऐसा ही टोपी को भी करना पड़ा था? देखिए, टोपी के साथ भी ऐसा हुआ था, वो 2 बार फेल हुआ, फिर उसके घर में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, स्कूल में टीचर्स, बच्चे सभी उड़ाने लगे, जिसके कारण उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं टूटता जा रहा था, उसे कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था पढ़ाई के लिए। तो हम मानते हैं कि हाँ, उसको भी सुमित जैसा ही फेस करना पड़ा था। अब इसको आप तुलनात्मक तौर पे आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। सुमित का आपके बारे में दिया है, अब हमें टोपी की उससे तुलना करते हुए सारी चीज़ को बताना होगा और इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। हमारे सामने अगर कुछ ऐसा हो तो हम उस बच्चे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ये भी आप बताओगे। क्या है, 2 बार फेल होने के कारण टोपी शुक्ला को भी समान भावनात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ा, यानी कि जैसा कि सुमित को करना पड़ा वैसा टोपी को करना पड़ा। जैसे उसके मास्टर जी उसे कमजोर लड़का समझने लगे, अन्य बच्चों को उसी का ही उदाहरण दिया जाने लगा कि मतलब अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो ये टोपी जैसे हो जाओगे, इस तरीके से उदाहरण उसके स्कूल में दिए जाने लगे। बात बात पे उसका मजाक बनाया जाता। अगले साल भी उसे उसी कक्षा में बैठना पड़ा, जिस कारण वह स्वयं को सबसे पीछे समझने लगा। मतलब एक होता है ना, हम अंदर से थोड़ा टूट जाते हैं, वो चीज टोपी के साथ हो गई। उसका कोई मित्र नहीं था। उसके 8वीं कक्षा वाले मित्र 10वीं में थे और 7वीं वाले 8वीं में आ गए। तो मतलब जितने उसके एक्चुअल मित्र थे वो सभी आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मास्टरों ने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। छात्रों के इनके उल्हाने सुनने पड़ते थे। परिवारजनों से भी तीखे बाण सहने पड़ते थे। मतलब स्कूल में टीचर्स हों, उसके जो सहपाठी हों, वो साथ ही जो परिवार वाले, सभी कहीं ना कहीं उसको उल्हाने दे रहे थे किसी न किसी बात पर। तो सेम भावनात्मक स्थिति थी। अब आते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है, रहस्य खत्म नहीं होता, आकांक्षाएं बनी ही रहती हैं, लेकिन लोग आकांक्षाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकार ठाकुर बारी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते कि हरिहर काका के भाइयों को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। गांव वाले हरिहर काका के विषय में क्या सोचते थे? अब हरिहर काका के पास काफी प्रॉपर्टी थी। अब उसी प्रॉपर्टी के चक्कर में उनकी दुर्दशा हो रही थी। चाहे गांव के महंत हों, उनसे जोर जबरदस्ती से प्रॉपर्टी पे वो पेपर पे साइन कराना चाह रहे थे और घर वाले भी उनसे जोर जबरदस्ती मारपीट से कराना चाह रहे थे। अब गांव वालों का इस बारे में क्या राय थी? कुछ गांव वाले, उनका मानना था कि भाई महंत को दे देना चाहिए, इसके मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा अगर महंत के पास चले जाए। क्यों? क्योंकि वो ठाकुरवाड़ी के प्रति आस्था रखते थे। कुछ लोगों का मानना था कि भाई भाइयों को दे देना चाहिए क्योंकि वो पारिवारिक रूप में है, उनको दे देंगे तो आपकी वृद्धावस्था तक वो सेवा करते रहेंगे। तो यहाँ पर गाँव वालों की जो राय थी आपको वो व्यक्त करनी है। हरिहर काका के विषय में गाँव वालों के बीच 2 वर्ग बन गए थे। पहले वर्ग का मानना था कि उन्हें ठाकुर जी को ही जमीन दे देनी चाहिए, क्योंकि वे लोग स्वयं ठाकुर जी के अनुयायी थे। वो बहुत ही श्रद्धा रखते थे ठाकुर जी की तरफ। वे अपनी अंधभक्ति के कारण उचित अनुचित का फर्क नहीं समझ पा रहे थे। दूसरे वर्ग के लोगों की सोच यह थी कि भाई भी तो अपना ही है,
पहला वर्ग क्या कह रहा था, ठाकुरवाड़ी को दीजिए, दूसरा वर्ग क्या कह रहा था, भाई को देना चाहिए क्योंकि भाई तो अपना है, अतः जमीन भाइयों के नाम कर देनी चाहिए, अन्यथा वो लोग अन्याय करेंगे। मतलब अगर आप भाई को नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करेंगे। तो ये आपका पूरा हमने क्लियर कर दिया कि क्या कैसे हमारा ये आंसर आएगा। अब हमारा जो सेकेंड आ रहा है खंड खा, वो हमारा लेखन कार्य पे है। लेखन कार्य में हमारे पास क्या रहेगा, देखिए अनुच्छेद रहेगा। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, अनुच्छेद। अब इसके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है। अब आपके सामने जो ये टॉपिक दिया गया है, इसमें आपको 150 वर्ड का डिस्कशन करना है, ये ध्यान रखना। मतलब जितना भी है आप सिर्फ इसी के बारे में व्याख्यायित करेंगे। अब टॉपिक क्या है, सद्वृद्धि। सद्वृद्धि का मतलब आप समझ लीजिए सदाचार, सद्व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार। सद्वृद्धि का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। सद्वृद्धि का अर्थ क्या होता है आपको पहले ये बताना होगा, फिर विद्यार्थी जीवन में उपयोगिता, और तीसरा है मानव कल्याण। अब आपको जब आप ये अनुच्छेद लिखोगे तो सिर्फ इन 3 पॉइंट्स पे ही आपको अंदर लिखना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिखेंगे। इनको एज ए हेडिंग आप अनुच्छेद में कहीं पर भी मेंशन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि हम अनुच्छेद लेखन कर रहे हैं, हम निबंध तो नहीं लिख रहे हैं कि हम उसमें हेडिंग डाल देंगे। पैराग्राफ राइटिंग में हम कहीं हेडिंग नहीं डालते, तो यहाँ पर हमको हेडिंग नहीं डालनी है। तो जो भी हम लिखेंगे इन 3 पॉइंट पे हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे। तो चलिए कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी आप, क्योंकि इसमें अनुच्छेद में 3 ऑप्शन है हमारे पास में, तो जो भी आप ऑप्ट करोगे उसको सबसे पहले टॉप हेडिंग पे दोगे। तो हमारी क्या है, सद्वृद्धि, हमारा ये टॉपिक है, तो उसको सबसे पहले ऊपर देंगे। अब उसके बारे में अंदर जो भी संकेत बिंदु पूछे गए हैं उसके आधार पर ही हम एक्सप्लेन करेंगे। सद्वृद्धि का अर्थ है अच्छी वृत्ति, यानी कि अच्छा व्यवहार। मनुष्य अनेक वृत्तियों को लेकर जन्म लेता है, जिसमें कुछ तो अच्छी वृत्तियां होती हैं जो उसके नैतिक आदर्शों को दर्शाती हैं। अच्छी वृत्तियां यानी कि हम कितने अच्छे हैं, क्या है, ये सारी चीजें दर्शाती हैं। तो कुछ दुष्वृत्तियां होती हैं जो उसके चरित्र के बुरे पक्ष को दर्शाती हैं। जैसे कि अब किसी को गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, तो ये हमारी क्या है, दुष्वृत्ति है, हमारी गलत व्यवहार है हमारा ये। सद्वृद्धियों द्वारा मनुष्य सत्यता, ईमानदारी, दया, सज्जनता एवं अपने विनम्र स्वभाव का प्रदर्शन करता है, कि मतलब हम कितने पोलाइट हैं, ये चीजें प्रदर्शित करता है। ये वृत्तियां उसे श्रेष्ठ बनाने में सहायक होती हैं। यदि मनुष्य सद्वृद्धि विकसित करे तो वह सभी के प्रति सज्जनता, शालीनता एवं नम्रता का व्यवहार करेगा। मतलब अगर हमारे अंदर अच्छा व्यवहार हम धीरे धीरे डेवलप करें तो हम दूसरों के साथ इसी तरीके से व्यवहार करेंगे। उसका चरित्र अनुकरणीय होगा, मतलब लोग उसको फॉलो करेंगे, और वह ख्याति भी प्राप्त करेगा, यानी कि फेमस हो जाएगा। महात्मा गांधी व सरदार पटेल अपनी इन्हीं सद्वृत्तियों के कारण ही अमर है। मतलब उनकी इन्हीं अच्छे व्यवहार के कारण वो हमेशा अमर बने रहेंगे। जीवन का प्रारंभिक काल विद्यार्थी जीवन होता है। मतलब ये हम जो आपको स्टूडेंट लाइफ है, ये प्रारंभिक काल है आपका। विद्यार्थी एक सच्ची मिट्टी के समान होता है, कच्ची मिट्टी के समान होता है। उसमें शिक्षा द्वारा ही सही आकार व सही दिशा देकर सद्वृत्तियों का विकास करना प्रारंभ किया जाता है। इस अवस्था में जो छात्र नैतिक दिशा में सही रूप में आगे बढ़ते हैं वह आगे चलकर सद्वृत्तियों को प्राप्त करते हैं। यानी कि एजुकेशन आपको अच्छा व्यवहार करना, सब कुछ अच्छे से एक्सेप्ट करना, सब चीजें सिखाता है। तो जो आगे बढ़ते हैं उनके अंदर सद्वृत्तियां विकसित हो जाती हैं। हमारे इतिहास में दोनों वृत्तियों के लोगों के नाम भरे पड़े हैं। आज भी कभी किसी का भी इन नाम स्मरण होता है तो उसके सद आदर्शों की चर्चा जरूर की जाती है। मतलब हम अगर किसी फेमस व्यक्ति को याद करें तो वो किसने कितने अच्छे कार्य किए, हमारा वो उनके कार्यों के कारण ही तो हम उनको याद करते हैं ना, वही चीज। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा आदि ऐसे सद चरित्रवान लोग हैं। वहीं हिटलर, जनरल डायर आदि दुष्चरित्र वाले लोग हैं, क्योंकि इनको हम याद करें तो हिटलर ने कितने कत्लेआम किया, जनरल डायर ने कितना कत्लेआम किया, सभी को पता है भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड उन्होंने किया। तो कितना ज्यादा कत्लेआम किया गया, इसलिए ये लोग गलत वृत्ति वाले लोग हैं। यदि मनुष्य जीवन भर सद्वृत्तियों का विकास करेगा तो वह मानव कल्याण निश्चित रूप से करेगा, और प्रत्येक मानव कल्याण के साथ विश्व कल्याण सुनिश्चित है। यानी कि अगर वो अच्छे अंदर ले आएगा तो मानव कल्याण होगा, मानव कल्याण से विश्व कल्याण होगा। अब आते हैं हम अपने सेकेंड ऑप्शन में, इंटरनेट का प्रभाव। ये हमारा टॉपिक है, इसको हमें कितने पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करना है, 3 पॉइंट्स में। 3 पॉइंट्स क्या है, इंटरनेट क्या है, सबसे पहले आपको बताना है इंटरनेट है क्या, मानव का प्रभाव यानी कि इंटरनेट का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है,
और इसका सदुपयोग, यानी कि इसको हम कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स में ही इसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो भी टॉपिक ऑप्ट करना है आपको उसे टॉप पर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिख दिया हमने, आज का युग कंप्यूटर व इंटरनेट का युग है। हम सभी मानते हैं, हम सभी जानते हैं, क्योंकि आप हमारा भी वीडियो किसी इंटरनेट के थ्रू ही तो देख रहे हैं ना। तो आज के युग में आप पढ़ाई से लेकर हमारी मतलब आप रूटीन लाइफ में ये चीज़ आ चुकी है। आज प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। आज के समय में इंटरनेट बहुत ही प्रभावी आवश्यकता के रूप में सामने आया है। हमारा संपूर्ण संसार ही इसके इर्द गिर्द घूमता है। कहीं हम शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं मनोरंजन के साधनों के रूप में, मतलब हमें एंटरटेनमेंट करना होता है तो भी हम इसी के थ्रू काम करते हैं। सूचना एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को साझा करने के लिए विभिन्न संचार माध्यम आपस में कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा जुड़े हैं। सभी कंप्यूटरों को नेटवर्क के रूप में जोड़ने वाला विश्व स्तरीय नेटवर्क इंटरनेट है। तो अब इंटरनेट क्या है, हमने ये भूमिका के साथ शुरू किया क्योंकि हम सभी की आजकल की ज़रूरत है। फिर उसके बाद इंटरनेट क्या है हमने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद क्या है, वर्तमान में 4 अरब से भी अधिक लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। विश्व में अमेरिका व चीन के बाद भारत में इंटरनेट का अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से हम अब विश्व स्तर पर जुड़ गए हैं। पूरे जनसंचार माध्यम में सूचनाएं इसी के द्वारा वितरित हो जाती हैं। जॉन पॉल्स ने भी कहा है, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है जिसमें किताबें खुली पड़ी हैं। भारत में जियो ने आकर, जियो यानी हमारा नेटवर्क जो है रिलायंस का जियो, वो इसके क्षेत्र को और बढ़ा दिया है। इंटरनेट यदि ज्ञान का भंडार है तो इसके दुष्परिणामों की भी कमी नहीं है। यदि इसका सही रूप से इस्तेमाल किया जाए तो इस सागर से ज्ञान और प्रगति प्राप्त की जाती है। अब यह मानव के विवेक और बुद्धि पर निर्भर है कि वह इसका सदुपयोग करे या दुरुपयोग। तो जो 3 हमने पॉइंट किए थे ना, उस पर हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब हमारा आता है नेक्स्ट, देखो हमने बताया ना 3 ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद के, तो अब तीसरा और लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है, राष्ट्रीय एकता। अब इसे आपको किन 3 पॉइंट पे एक्सप्लेन करना है, भारतीय एकता, बाधक तत्व और एकता संरक्षण। मतलब भारतीय जो क्या कहते हैं भारतीय एकता है उसको रोकने वाले कौन से तत्व हैं ये बताना है, और एकता संरक्षण यानी कि इस एकता को हम कैसे बना कर रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो भी हम ऑप्ट कर रहे हैं उसका टॉपिक हमें डालना है। क्या है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज स्वतंत्रता को मिले 73 वर्ष हो चुके हैं, पर फिर भी यहाँ विघटनकारी शक्तियां कुछ ना कुछ गलत कामों को अंजाम देती रहती हैं। यह हमारे लिए चिंता का, विघटनकारी मतलब जो हमारे देश के लिए नुकसानदेह एक्टिविटीज होती हैं वो होती रहती हैं। अभी हाल ही की घटना है, 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाली CRPF के वाहनों के काफिलों पर आत्मघाती हमला आतंकवादियों द्वारा किया गया, जिसमें 45 सुरक्षा कर्मियों की जान गई। इसके एवज में भारत ने भी 13 दिन बाद 26 जनवरी 2019 को वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर एयर स्ट्राइक करके बदला लिया। पर क्या यह सही है? मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस तरीके से हमले होना, ऐसा तो नहीं है कि ये जो हमला किया गया था आतंकवादियों द्वारा ये सिर्फ उन्हीं के द्वारा, यानी कि हमारे देश के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग एक्टिव हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने बदला तो ले लिया, लेकिन क्या वो आतंकवादी हमला होना चाहिए था? क्या हमारे देश के किसी नागरिक को इस कुकृत्य में शामिल होना चाहिए था? प्रश्न ये है। इसके सुधार के लिए हमारे पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बंध जाना होगा। मतलब ऐसी एक्टिविटीज ना हो, इसके लिए पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बंधना होगा। राष्ट्र शब्द का अर्थ एवं स्वरूप व्यापक है। इसमें 3 तत्व शामिल हैं, भूमि, जन और उसकी संस्कृति। इन तीनों तत्वों के आपस में प्रेम पूर्वक निर्वाह द्वारा ही राष्ट्रीय एकता का जन्म होता है। संस्कृति भी किसी राष्ट्र की निर्माता होती है। जिस प्रकार यह शरीर को उत्साह प्रदान करती है, उसी प्रकार जीवन और उत्साह राष्ट्र से भरती है। राष्ट्र की जनता
में भी अपनी विभिन्नताओं के बावजूद एकता होनी आवश्यक है। इस भावना की सुदृढ़ता ही व्यक्ति को आत्म बलिदान के लिए प्रेरित करती है। आज देश में विभिन्न प्रांतों में भाषा, संस्कृति और धर्म के लोग होते हुए भी गहरी राष्ट्रीयता रखते हैं। तो हमारे देश की जो गहरी राष्ट्रीयता है, इसे हमें बचा कर रखना है। बाधक तत्व हमने बताया कि ऐसे बहुत विघटनकारी तत्व हमारे देश में अभी भी शामिल हैं। तो जो हमारे 3 जो संकेत बिंदु दिए थे, हमने उस पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो अनुच्छेद तो हमारा यहाँ खत्म हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हमारा आएगा पत्र। पत्र में क्या है? अब जब भी पत्र आएगा, आपको पत्र पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से उसको पढ़ते हुए चलेंगे। क्या है? आप अमित, अमिता, यानी कि आप या तो अमित हैं या अमिता। अगर आप मेल हो मतलब बॉय हो तो अमित, गर्ल हो तो अमिता। ये आपका नाम स्टिक कर दिया गया है आपको। किसी बस कंडक्टर की कर्तव्यनिष्ठता की सराहना करते हुए परिवहन विभाग के अध्यक्ष को लगभग 120 शब्दों का पत्र लिखिए। मतलब किसी बस कंडक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है और उसे आप अप्रिशिएट करते हुए परिवहन निगम को आप पत्र लिख रहे हो, उसकी तारीफ करते हुए लिख रहे हो और साथ ही ये चीज बोल रहे हो कि उसको भी कुछ इनाम देना चाहिए। कैसे लिखेंगे? अब हम ये परिवहन निगम को लिख रहे हैं, तो महाप्रबंधक दिल्ली परिवहन निगम, कालेखा, नई दिल्ली। फिर उसके बाद आते हैं दिनांक। दिनांक अब औपचारिक पत्र है तो दिनांक का फॉर्मेट इसी तरीके रहेगा, नंबर्स में हम देंगे। फिर विषय, आपके औपचारिक पत्र में विषय कंपलसरी है, उसको डालेंगे। बस कंडक्टर की कर्तव्य निष्ठा की सराहना हेतु, यानी कि उनको हम अप्रिशिएट करते हुए जो पत्र लिख रहे हैं। अब जब पत्र शुरू करेंगे हम, मतलब आप जो मैटर शुरू करेंगे उससे पहले हम बहुत ही सम्माननीय शब्दों के साथ शुरू करेंगे। क्या है? माननीय महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान आपके विभाग के एक साहसी एवं कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी यानी कि बस कंडक्टर के व्यवहार की ओर आकर्षित करना चाहती हूं या चाहता हूं। तो जो आप अपने हिसाब से जेंडर तय करेंगे। तथा आशा करती हूं या करता हूं कि आप उसे उचित पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। मैं दिनांक 18 जून को विकासपुरी से 336 रूट की बस नंबर DLJP 9762 से प्रातः काल 9 बजे चढ़ी या चढ़ा। बस में बहुत भीड़ होने के कारण अंदर नहीं आ पाई या आ पाया। तभी 2-3 लोग पीछे से चढ़े और एक महिला की चेन तोड़कर चलती गाड़ी से कूद गए। महिला ने शोर किया जिससे कंडक्टर श्री अमर शर्मा ने बस रुकवाई और उसके पीछे भागा। उसने उसमें से एक पकड़ लिया एवं पुलिस के हवाले कर लिया। तो जो 2-3 लोग जुड़े थे उसमें से एक को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। उस महिला की चैन भी मिल गई, जो उसकी चैन छुड़ी थी वो मिल गई। इस महिला ने उसे पुरस्कार स्वरूप कुछ पैसे देने चाहे पर उसने मना कर दिया। जिस महिला की चैन थी ना उसे पैसे दिए तो कंडक्टर ने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत कम ही मिलते हैं, अतः आपसे निवेदन है आप अमर शर्मा जी को इस साहसपूर्ण कार्य के लिए सम्मानित कर अन्य कर्मचारियों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें। मतलब आप अप्रिशिएट करें तो और लोग भी, अगर लोगों को मुसीबत होती है तो वो उसको हेल्प करेंगे। एंड करते हुए भवदीय, अमित या अमिता अपने हिसाब से लिखेंगे, विकासपुरी, नई दिल्ली। अब आते हैं अथवा में हमारे पास दूसरा पत्र दिया गया है। वो क्या यहाँ पर है? विश्व पुस्तक मेले में गांधी दर्शन से संबंधित स्टॉल में गांधी साहित्य के प्रचार हेतु कुछ युवक युवतियों की आवश्यकता है। आप अपनी योग्यताओं और रुचि का विवरण देते हुए गांधी स्मृति संस्थान के अध्यक्ष को आवेदन पत्र लिखिए। मतलब एक जॉब वैकेंसी निकली है, आप उसके लिए पूरी तरीके से परफेक्ट हैं, आप वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें एक आवेदन पत्र लिखना पड़ता है। उसका फॉर्मेट आपको बताया जा चुका है, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे ध्यान दीजिए। इसका फॉर्मेट बाकी औपचारिक पत्रों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उनकी सेवा में जाना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? सेवा में। अध्यक्ष महोदय, गांधी स्मृति संस्थान, नई दिल्ली। फिर उसके बाद दिनांक हम दे देंगे 6 फरवरी 2000। फिर विषय लिखेंगे गांधी साहित्य प्रचारक के पद हेतु आवेदन पत्र। अब हम आते हैं हमारा, जब हम शुरू करेंगे सम्मानीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे 5 फरवरी 2000 के हिंदुस्तान टाइम्स, मतलब अब आपको ये वैकेंसी कहाँ से पता चली ये आपको लिखना पड़ता है, आवेदन पत्र में हमेशा लिखना पड़ता है। समाचार पत्र से पता चला कि आपकी गांधी स्मृति संस्थान की विश्व पुस्तक मेले में गांधी दर्शन से संबंधित स्टॉल में गांधी साहित्य के प्रचार के लिए कुछ युवक युवतियों की आवश्यकता है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी योग्यता, रुचि आदि का विवरण इस प्रकार
है। तो अब आवेदन पत्र में हमें क्या पढ़ना पड़ता है, हमें अपने बारे में वहां पर बताना पड़ता है, अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, सभी कुछ, और भी हमारी अगर कोई योग्यता उस में लिखी गई है, जैसे मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए, तो आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन है ये तक आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ जैसे नाम पूजा कोहली, पिता का नाम श्री चरण सिंह, जन्म तिथि 7 अप्रैल 2000, पता 38/5 अशोकनगर नई दिल्ली, ये हमने लिखा। फिर उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, दूरभाष यानी कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर, इट्स इंपॉर्टेंट। फिर शैक्षिक योग्यता यानी कि आपका शैक्षणिक योग्यता, आपने कहाँ तक एजुकेशन पाई है, बीए है, हिंदी ऑनर्स है आपका। रुचि आपकी, अब आपका इंटरेस्ट किस में है, साहित्य पढ़ना और समाज सेवा करना, मतलब आपको लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप लोगों की सेवा, मतलब आपको जिस पद के लिए नियुक्त करना है आप वो उसके लिए अच्छे से कैपेबल हो, ये चीज़ आपको शो करनी पड़ती है। फिर मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं अपने कार्य को ईमानदारी, परिश्रम व कर्तव्य निष्ठा से करूंगी। आशा है आप मुझे ये अवसर अवश्य देंगे, मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। प्रार्थी, क्योंकि हम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, आवेदन पत्र दे रहे हैं, तो यहाँ भवदीय नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रार्थी। पूजा कोहली, तो इस तरीके से आपको एक आवेदन पत्र अगर आपसे लिखा जाए तो आप लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पत्र का जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी हमने खत्म कर दिया, सॉरी 6 जो था। अब हमारे पास में जो आएगा वो हमारा क्या होगा, सूचना। ठीक है, सूचना। अब क्या है, प्रश्न संख्या 6 में हमारे पास का है, का में 2 प्रश्न दिए हैं, खा में 2 दिए हैं, तो का में 2 में से 1 करना है, खा में 2 में से 1 करना है। तो अब आपको टोटल कितनी सूचना बनानी है, 2 बनानी है, यानी कि प्रश्न 6 के का में से 1 और खा में से 1। तो का में जो प्रश्न दिया गया है वो क्या है, विद्यालय परिसर के बाहर अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा हानिकारक खाद्य सामग्री बेची जा रही है। छात्र उन वस्तुओं को खरीदते हैं। छात्रों को इन हानिकारक वस्तुओं से दूर रखने की सलाह देते हुए एक सूचना तैयार कीजिए। मतलब स्कूल के बाहर कुछ अनहेल्दी बिक रहा है, आपको बच्चों को अवेयर कराना है कि आप वो सारी चीजें मत खरीदिए, वो आपके लिए गलत है। सूचना का फॉर्मेट आपको पहले भी बता चुकी हूं, ध्यान से देखिए क्या है। सबसे पहले हमें क्या, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्स अब बनाकर तब सूचना लिखना स्टार्ट करेंगे। सूचना है वो चीज़ सबसे पहले देंगे, फिर जिस भी संस्थान की तरफ से सूचना दी जा रही है उसका नाम लिखा जाएगा मिडिल में, जैसे यहाँ पर क्या है, DAV पब्लिक स्कूल। फिर जिस भी दिन ये सूचना इशू करी जा रही है वो डेट डाली जाएगी, डेट हम डाल देंगे। फिर सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि विद्यालय परिसर के बाहर अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा जो खाद्य वस्तुएं बेची जा रही हैं वे स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हैं। इससे छात्रों को विभिन्न प्रकार की हानियां हुई हैं, अतः आप सभी से नम्र निवेदन है कि इन खाद्य सामग्रियों का सेवन ना करें। आज्ञा से प्रधानाचार्य। अब ये किसने दिया है, इसका नाम हम एकदम एंड में लिख देते हैं। अब इसको ध्यान रखना है, हमने रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, सबसे ऊपर हमें सूचना ही देनी है, ये ध्यान आपको रखना है। जिस संस्थान की तरफ से आ रहा है उसके बाद डेट लिखनी है, सूचना लिखेंगे और नीचे जिसने भी ये सूचना, जिस पद से ये सूचना जो प्रेषित की गई है वो पद दे देंगे। याद ध्यान रखना है कि सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा, सूचना और संस्था का नाम मिडिल में रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास, अथवा विद्यालय में वृक्षारोपण समारोह के आयोजन के लिए आपको संयोजक बनाया गया है। पूरे विद्यालय के ये सहभागिता के लिए एक सूचना लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। अब आपको इसके लिए सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, ये सूचना पहले आपको बच्चों को देनी होगी, तभी तो वो एकत्र होंगे आपकी हेल्प करने के लिए। तो वो एक 50 शब्दों में आपको बनानी है। कैसे लिखेंगे देखिए, सूचना अब किसी विद्यालय के द्वारा है तो क्या है, कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल है। डेट 5 फरवरी 2000 को इशू किया गया है। ये CFS के छात्र छात्राओं को यह सूचित किया जा रहा है कि दिनांक 8 फरवरी को हमारे विद्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण का समारोह है, जिसमें हम सभी छात्र छात्राओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। आप सभी से अनुरोध है कि प्रत्येक छात्र एक एक पौधा अवश्य लगाए एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रातः 8:30 से होगा, अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपना सहयोग दें। संयोजक अश्मित सकूजा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप एक सूचना दे देंगे। अब और सूचना के भी हमारे पास ऑप्शन है, देखिए। अब खा में इसमें भी 2 ऑप्शन दिए हैं, 2 में से आपको 1 करना है।
तो पहला है, आप अपने विद्यालय में एनसीसी छात्र प्रतिनिधि हैं। विद्यालय में होने वाले स्वतंत्रता दिवस के समारोह में अन्य छात्रों से विद्यालय में समारोह के दौरान उचित अनुशासन का पालन हो के लिए सूचना तैयार करिए, कि मतलब डिसिप्लिन सब फॉलो करें, ये मेन उसके लिए। रेक्टेंगल बॉक्स बना के आप यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, सूचना किसके द्वारा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सिलीगुड़ी, पश्चिमी बंगाल। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपका दिनांक आप दे दोगे। फिर है एनसीसी व विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के समारोह में सभी विद्यार्थी विद्यालय की साफ व स्वच्छ पोशाक में रहें, विद्यालय के नियमों एवं अनुशासन का पालन करें। एनसीसी के छात्र विद्यालय में उचित अनुशासन बनाए रखें। विद्यालय का समय 15 अगस्त को प्रातः 7:30 बजे से 11:30 बजे तक का है। एनसीसी प्रतिनिधि गुरमीत रावत। तो यहाँ पर ये किस संस्था द्वारा, एनसीसी के द्वारा करी जा रही थी, तो हमने संस्था का नाम और उनके अध्यक्ष का नाम दे दिया। अब एक ऑप्शन और हमारे पास में है इसी प्रश्न में, खा में आपके पास 2 ऑप्शन दिए हैं ना, तो पहला हो गया। दूसरा क्या दिया है, आप विद्यालय के विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं, विद्यालय में मोबाइल निषेध है, इसके लिए सूचना जारी कीजिए। तो आप विद्यालय परिषद के सदस्य के रूप में जो है एक सूचना जारी करनी है कि मोबाइल जो है वो स्कूल लेकर नहीं आना है, मोबाइल लेकर आना मना है। तो ये सूचना कैसे तैयार करेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स रेडी करेंगे, सूचना लिखेंगे। अब किस स्कूल में है, आप देखिए अगर स्कूल का नाम दिया है तो आप स्कूल का नाम वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है तो अपने मन से आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल, खड़गपुर, पश्चिमी बंगाल। अब यहाँ पर है आपका दिनांक आपने डाल दी। फिर है, समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विशेषकर 11वीं व 12वीं के छात्रों का विद्यालय परिसर में मोबाइल लाना निषेध है। यदि किसी भी कक्षा के छात्र के पास मोबाइल या स्मार्ट वॉच पाया गया तो वह दंडनीय होगा। समय समय पर छात्र परिषद के सदस्य अथवा शिक्षक छात्रों की जांच करेंगे, अतः ध्यान पूर्वक इस नियम का सभी विद्यार्थी पालन करें। छात्र परिषद अध्यक्ष शशि बख्शी। तो ये आपका सूचना हो गई। तो सूचना का फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया कि आप किस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद हमारा जो प्रश्न संख्या 7 आती है वो है हमारा विज्ञापन। अब विज्ञापन में भी सेम, जैसे सूचना में आपको 2 बनाने थे, उसी तरह विज्ञापन में भी आपको 2 विज्ञापन बनाने हैं। यानी प्रश्न संख्या 7 में का है, उसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, 2 में से 1 करना है। खा में 2 दिए गए हैं, 2 में से 1 करना है। तो क्या क्या है, कैसे कैसे बनाएंगे, ये ध्यान रखिए। आपको फॉर्मेट बता रही हूं, ध्यान से देखिएगा। दिवाली मेले के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा हस्त निर्मित टिकाऊ और उपयोगी सजावट की सामग्रियां बेची जाएंगी। इसके प्रचार हेतु विज्ञापन बनाएं। अब क्या है, हैंडमेड चीजें बेचनी है दिवाली के अवसर पे, तो उसके लिए विज्ञापन बनाना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे परचेज करने के लिए आए। तो आप जब हमें कोई भी विज्ञापन बनाना है तो सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना है। जैसे ही हम बॉक्स बना लेंगे, अब ये किस अवसर पर दिया जा रहा है विज्ञापन, दिवाली मेले का, क्योंकि मेले में ये हस्तनिर्मित चीजें हैं ना, तो हमें मेले का देना पड़ेगा। अब उसमें क्या चीजों की खासियत है कि लोग आए यहाँ पर। दिवाली के पावन त्योहार पर आइए एमसीडी विद्यालय और ले जाइए रंग बिरंगे आकर्षक हस्तनिर्मित टिकाऊ व उपयोगी सामान। सजाइए अपने घरों के हस्तनिर्मित दियों व मोमबत्तियों से एवं रंग बिरंगी लाइटों से। यह सामान हमारे छात्रों ने बनाया है, आइए और इनका उत्साह बढ़ाइए। कीमत बाजार से बेहद कम। जल्दी आए जल्दी पाएं। स्थान, अब ये मेला लगा कहाँ पर, ये हमें बताना पड़ेगा। तो क्या है, एमसीडी विद्यालय, द्वारका, नई दिल्ली। तो इस तरीके से हम एड्रेस दे देंगे। अब पिक्चर चूंकि दीपावली का है तो आप लाइट्स, दिया, कैंडल सभी कुछ आप यहाँ बना सकते हो। तो विज्ञापन जब भी बनाओ तो कोशिश ये करना कि आपको जो है पिक्चर जरूर बनानी है, क्योंकि विज्ञापन अट्रैक्ट जो है वो पिक्चर्स की वजह से ही होता है। कुछ ऐसे विज्ञापन होते हैं जिनमें पिक्चर्स नहीं होती, जैसे जो जनहित में जारी किए जाते हैं उनमें अक्सर पिक्चर्स नहीं होती हैं। और विज्ञापन के लिए आपकी फाउंडेशन है, इसे पेंसिल से ही बनाइएगा, नो कलरिंग, कुछ भी आप पेन वगैरह नहीं इस्तेमाल करेगा। अच्छे से पेंसिल शेडिंग से आप इसे जो है सजा सकते हैं पूरी तरीके से। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास अथवा करके क्या है, रोटरी क्लब द्वारा आयोजित केरल के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए शिविर लगाया जा रहा है। इसके प्रचार हेतु विज्ञापन बनाएं। मतलब रोटरी क्लब जो है वो केरल में जो लोग बाढ़ पीड़ित से परेशान हुए हैं
उनके लिए जो है सहायता शिविर लगाए कि लोग वहाँ पे आके अपना सामान वगैरह दे जाएं उनको लिए, वो सारी चीज़ें। तो फिर से वही हम सबसे पहले रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए ये जनहित में, तो इसीलिए हमने बोला था ना जनहित के कुछ पिक्चर्स में, अब हम यहाँ बाढ़ का तो या दुखी लोगों का तो पिक्चर नहीं दे सकते ना, नहीं बना सकते, तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ वर्ड्स के साथ खेल करेंगे। क्या है, दान एक पुण्य, क्योंकि यहाँ पे हम बाढ़ पीड़ितों के लिए सामान मंगवा रहे हैं, तो दान मांग रहे हैं ना एक तरीके से, तो दान एक पुण्य है, आइए पुण्य कमाइए। रोटरी क्लब की ओर से केरल में बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता। आपकी सहायता किसी की जिंदगी को सुरक्षित कर सकती है, तो देर किस बात की, गांधी मैदान में आकर अपना सहयोग दें। सहयोग राशि कुछ भी हो सकती है, मतलब आप कुछ भी दे सकते हैं। शिविर 7, 8, 9 अप्रैल 2000 तक ही है, मतलब 3 दिन ये शिविर लगा हुआ है। इन 3 दिनों में आकर आप अपना दान दे सकते हैं। अन्य जानकारी हेतु संपर्क करें, हमने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया। अब कहां पर लगा हुआ है ये शिविर, हम बता रहे हैं रोटरी क्लब ऑफिस, गांधी मैदान, जनकपुरी, नई दिल्ली। ये हमने एड्रेस दिया, क्योंकि भाई लोग आएंगे डोनेट करने के लिए तो उन्हें एड्रेस तो चाहिए ना, तो वो एड्रेस उस जगह हमें देना पड़ता है। तो ये विज्ञापन में आपको ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पर आपको एड्रेस देना है और कहीं पर नहीं देना है। तो ये कंडीशंस क्या रहेंगी ये आप देख कर ले लो। मतलब कहीं पे जैसे स्कूल खुला तो स्कूल में आपको एड्रेस देना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं तो प्रोडक्ट के लिए आपको जो है एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर कहीं पे कोई नाट्य संस्थान या म्यूजिक स्कूल है तो वहाँ पे आपको एड्रेस देना पड़ेगा। आगे आते हैं हम खा पे। चेहरे की क्रीम के लिए 25-50 शब्दों में 25 से 50 शब्दों के बीच में विज्ञापन लिखिए। अपने उत्पाद के लिए कोई नाम भी सुझाइए, मतलब आपको जो क्या नाम चेहरे के लिए फेस क्रीम के लिए एक ऐड बनाना है और उस क्रीम को आपको नाम भी देना है। ये दोनों काम करने हैं। तो कैसे इसको बनाएंगे आप ये देखिए। अब क्रीम के लिए तो हम क्रीम दे सकते हैं, बना सकते हैं। आइए और ले जाइए अपने रंग रूप का निखार, खूबसूरत क्रीम व पाउडर। तो हमने नाम क्या दे दिया प्रोडक्ट का, खूबसूरत। गुलाबी निखार का केवल एक ही नाम, खूबसूरत क्रीम। अब तो मैं भी किसी से कम नहीं, होता है ना कि भाई हमें ज्यादा सुंदर दिखना है तो क्रीम लगाइए और सुंदर, यानी कि मैं अब किसी से कम नहीं। तो पिक्चर बनाइए आप, साथ ही इसके अब इसका फायदा क्या क्या आप बता दोगे। रोज लगाएं और निखार पाएं। अब प्रोडक्ट पे आप ऑफर भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। तो अगर आप यहाँ आपको लगता है कि इसमें रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट्स में खास तौर से अगर आप ऑफर्स या डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब हम आते हैं इसी में, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था। अब खा में हमारे पास 2 थे ना, तो 2 में क्या है, आप एक पुरानी कार बेचना चाहते हैं। कार के विषय में सभी विवरण देते हुए लगभग 25-50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है आपको। ठीक है, आपके पास कार है, आप अपनी कार बेचना चाहते हैं, तो अब कार में क्या क्या खूबियां हैं ये बताते हुए पूरा आपको देना पड़ेगा। तो कार जब भी आप कोई खरीदते हैं तो आप ये देखते होंगे रोड में कितनी चली है, तो ये भी आपको देना पड़ता है। कितने किलोमीटर आप उसका रन रहा है, किस सन की है, किस सन में आपने परचेज करी थी, मॉडल उसका किस सन का है, सभी कुछ है। तो इस तरीके से कार की, अपने कार की पिक्चर आप डाल सकते हो। अब एग्जाम में आप क्या करोगे तो आप एक कार की पिक्चर बना देना। फिर आइए और पाइए अपने सपनों की कार सबसे सस्ते में। केवल 240 किलोमीटर चली है, बहुत कम चली है, एकदम न्यू ब्रांड कार है, बिल्कुल चली ही नहीं है। सही हालत में उपलब्ध है, आकर खुद ही देखें, मतलब उसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है, आप आइए और देखिए। अब उसका मॉडल हमने आपको बताया था ना कि मॉडल बताना पड़ेगा किस सन का है, तो मॉडल आप लिखोगे कब का है, डिज़ाइन, फिर रंग कौन से रंग की आपके पास है, काले रंग की है। मूल्य 1 लाख रुपए, यानी कि आपने उसका जो मूल्य रखा है वो 1 लाख रुपए में आप उसे सेल कर रहे हो। अब बताइए न्यू ब्रांड कार है, 240 किलोमीटर चली, 1 लाख रुपए में दे रही, हमें मिले तो हम भी खरीद लें। फिर क्या है, जल्दी आए और जल्दी पाएं, मतलब जितनी जल्दी आप आएंगे आपको वो कार मिलेगी। तो आपको अगर ऐसी कार मिल रही हो तो तुरंत परचेज कर लेना, बड़े सस्ते में दे रहा है 1 लाख रुपए में ये। ओके, फिर कॉन्टेक्ट नंबर, ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, एड्रेस हम नहीं देते, तो जो भी बंदा इंटरेस्टेड होता है वो क्या करता है, वो कॉल करेगा, फिर वो सामने वाला जो सेलर है वो उसको अपना एड्रेस देगा या अपनी कार लेकर किसी जगह पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं। तो विज्ञापन आपको समझ में आ गया कि हम प्रोडक्ट के लिए या किसी संस्था द्वारा क्या जनहित में जैसे हम विज्ञापन देते हैं तो इनमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं।
अब हम आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न है हमारा लघु कथा लेखन। अब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपको एक ऑप्ट करना है, दोनों अलग अलग तरीके से। इसमें यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली जो हमारी लघु कथा है उसमें कुछ हिंट्स दिए गए हैं और दूसरी जो है वो टॉपिक वाइज है, मतलब टॉपिक दिया रहेगा, आपको उस पे बेस पर डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं दोनों हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें प्रश्न का इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में लघु कथा लिखिए। यानी कि आपको दोनों में से कोई एक लिखनी है और वो भी कितनी, 120 वर्ड्स की। तो पहला प्रश्न जो हमसे पहली लघु कथा दी गई है उसमें कुछ हिंट्स दिए हैं, हिंट्स को पढ़िए। गांव की बालिकाएं पढ़ाई में होशियार, गांव में जल का अभाव, बालिकाओं का घर और पढ़ाई दोनों देखना, बहुत दूर से पानी लाना, पढ़ाई ना कर पाना, समस्या का हल खोजना, गांव वालों से सहायता लेना, सफलता पाना। तो ये तो हिंट्स हो गई। संकेत के आधार पर लघु कथा लिखिए। अब आपको संकेत दे दिए गए, अब इसी पे आपको बीच की टूटी फूटी जो लाइंस है वो भरनी है और आगे की जो बची हुई कथा है उसे कंप्लीट करनी है। क्या है देखिए कैसे लिखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे जब संकेत बिंदु हो तो यहाँ पर आपको अपने इमेजिनेशन के थ्रू हर एक बिल्डअप करना। हाँ भैया, आप सभी के पास अच्छी इमेजिनेशन है, हमें पता है, बहुत अच्छी अच्छी कहानी बना लेते हैं, तो वही आपको यहाँ पर यूज करना है। क्या है, एक छोटा सा गांव था, उस गांव में कोई विद्यालय नहीं था, विद्यालय शहर में था। चूंकि गांव की बालिकाएं पढ़ने में होशियार थी इसलिए सभी पढ़ने शहर ही जाती थी। उस गांव में पानी का बहुत अभाव था। गांव में बहुत दूरी पर एक कुआं था। गांव के सभी लोग वहीं से पानी भरते थे। चूंकि कुआं बहुत दूरी पर था इसलिए गांव की बालिकाओं को पानी लाने में ही समय निकल जाता था। सभी ने इस विषय पर आपस में चर्चा की। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों से इस समस्या के विषय में विचार किया कि गांव में ही कुआं खोदा जाए तो सभी के लिए सही रहेगा। यह बात सभी को पसंद आई। इससे गांव वालों की परेशानियां दूर हो गई। सभी ने मिलकर कुआं खोदा और अपनी परेशानियां दूर की। तो इस तरीके से कुआं खोदकर सारी परेशानी हल कर दी गई और हमारी कहानी भी जो है वो पूर्ण हो गई। अब अथवा करके हमारे पास दूसरी कहानी है। अब यहाँ पर क्या दिया है, हमारे पास टॉपिक दिया है धैर्य की आवश्यकता, मतलब पेशेंस। पेशेंस, धैर्य मतलब पेशेंस, हमारे अंदर पेशेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। पेशेंस नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। शीर्षक पर लघु कथा बनाइए, मतलब अब आपको यहाँ पर एक कथा लिखनी है जिसके अंदर पेशेंस की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी आपको। तो सबसे पहले आप टॉपिक लिखोगे। फिर क्या है, एक समय की बात थी, किसी जंगल में काफी सूखा पड़ गया था जिस कारण सभी जानवर उस जंगल को छोड़कर चले जा रहे थे। रंगा सियार भी भोजन की खोज में वहां से निकल पड़ा। कौन, सियार का नाम है रंगा, रंगा हुआ नहीं है, पेंटेड नहीं है, उसका नाम है रंगा सियार। काफी दूर चलने के बाद उसे भूख लग गई। उसने यहां वहां देखा, काफी दूर उसे एक फल का पेड़ दिखाई दिया। वह वहां पहुंचा और फल तोड़ने की कोशिश करने लगा। काफी कोशिश करने पर भी वह फल ना तोड़ सका। फिर उसने अपने साथियों को बुलाया, मतलब उसने अपने सियार के जितने भी अपने और बाकी सियार थे उनको बुलाया कि भाई मेरी हेल्प करो, तो चलो हम लोग ये फल तोड़ लें तो भूख मिट जाएगी। सभी ने बहुत कोशिश की पर तोड़ ना सके, मतलब सभी उचक उचक के कोशिश करते रहे फल तोड़ ले मगर किसी कोई तोड़ नहीं पाया। अब क्या किया भाई, उन सभी सियारों में एक बूढ़ा सियार था। उसने उनसे कहा कि तुम लोग यदि एक के ऊपर एक चढ़ जाओ तो आसानी से फल तोड़ लोगे। भाई डिस्टेंस ज्यादा था तो क्या करते भाई, एक खड़ा हो दूसरा खड़ा हो दूसरा तीसरा करते तो पहुंच जाओगे, जो सबसे ऊपर छोड़े पहुंचेगा वो फल तोड़ तोड़ के सबको नीचे दे देगा, तो इस तरीके से तुम्हें फल मिल जाएगा। सियारों ने उनकी युक्ति पसंद आई और उन्होंने एक दूसरे पर चढ़ने का निश्चय किया। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, पर सबसे नीचे वाले सियार के मन में बार बार बात आने लगी कि ऊपर वाले सियार कहीं मेरे लिए फल ही ना बचाएं, मतलब ऊपर वाले सर्प सियार जो है वो फल खा लेंगे और मैं तो सबसे नीचे हूं, मेरे को फल मिलेगा ही नहीं। तो उसके अंदर वो जो पेशेंस था वो पेशेंस नहीं था। अरे भाई तोड़ लेने दो, सबको मिलेगा, अब तोड़ते तोड़ते थोड़ी ना सब खा लेंगे, तो वो पेशेंस उसने अपने अंदर नहीं रखा। उसके धैर्य का बांध टूटने लगा, मतलब वो थोड़ी देर तो खड़ा रहा, अब उससे नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था उतनी मेरे ऊपर इतने सारे सियार खड़े, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मुझे फल नहीं मिलेंगे, और वह स्वयं वहां से हट गया। उस सबसे नीचे वाला सियार हट गया। अब एक हटेगा तो क्या होगा, बाकी सब तो गिरेंगे ना, वही हुआ। उसके हटते ही सभी सियार गिर गए और सभी को चोटें आई। धैर्यहीनता के कारण ये भूखे ही रह गए, मतलब
एक के इनपेशेंसनेस की वजह से बाकी सभी को खाना नहीं मिला। अगर वो पेशेंस रख लेता तो सभी को खाना मिल जाता। इसलिए हर जगह हमें पेशेंस की बहुत आवश्यकता होती है। हम पेशेंस के साथ काम करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो पेपर था वो हमारा पूरा समाप्त हुआ। आई थिंक आपको सभी चीज़ों के फॉर्मेट सभी कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो बिल्कुल भी डाउट मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश होगी डाउट की। साथ ही अब पेपर आपका है, बहुत ध्यान से आपको पेपर करना है, हर एक चीज़ केयरफुली पढ़नी है, ख़ास तौर से इंस्ट्रक्शंस, टाइम मैनेजमेंट आपको करके रखना है, तभी आपका पेपर पूरा टाइम टू टाइम खत्म होगा। मैंने हर एक चीज़ आपको बहुत ही डिटेल से बता दी है, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, क्योंकि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आगे परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।